एकदम परफेक्ट है सर, एकदम इजी है सर। आ जाइए, अब मैं आपको जो डिफरेंस पढ़ाने जा रहा हूं बेटा वो है हायर परचेस का। क्या आप लोगों ने हायर परचेस की अकाउंटिंग सीखी है क्या अकाउंट्स में? क्या आपको है क्या अकाउंट्स में हायर परचेस टॉपिक? बोलो 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 जल्दी से, क्या आपको अकाउंट्स में हायर परचेस का टॉपिक है क्या? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, अभी क्या भी बोलो। नहीं है आपको? चलो कोई बात नहीं, आओ मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना यहाँ पे, एकदम बढ़िया से फोकस करना। देखो क्या सर, मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में? सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो, अच्छे से सुनना एकदम बढ़िया से। आपने शायद हो सकता है किसी ने 11th 12th वगैरह में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ली हो, नहीं भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। देखो सर सुनिए ना, ये कौन है? ये है बेटा, ये है, ये है नट्टू। कौन है बोलो जल्दी से? नट्टू। सभी लोग नट्टू को हाय बोलेंगे, है ना। हाय नट्टू बोलिए बेटा, है ना, हाय नट्टू, ठीक है। आइए सर ध्यान देना, अब ये जो नट्टू है ना, इसको क्या लेना है? इसको एक ट्रक परचेज करना है। क्या करना है बोलो जल्दी से? इसको एक ट्रक परचेज करना है। ट्रक कितने का है? तो ट्रक की लगभग कीमत होती है 28 लाख रुपए के आसपास से ट्रक आता है, ठीक है ना। तो ये जाता है कहाँ पे? ये जाता है शोरूम में, और शोरूम से, शोरूम वालों से कहता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे ट्रक दिलवा दो। क्या दिलवा दो बोलो जल्दी से? मुझे ट्रक दे दो करके। तो शोरूम वाले कहते हैं 28 लाख रुपए दे दो और ट्रक को लेके चले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस कलर का बोलोगे उस कलर का हम आपको ट्रक बना के देंगे, टेंशन मत लो आप बिंदास बस बोलो हमको, है ना, हम बोलो, हम वो आपको ट्रक बना के देंगे। ओ माय गॉड, अब बेचारा नट्टू 28 लाख रुपए कहां से लाए? नट्टू ने क्या किया? 8 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया, मतलब खुद के जेब से पैसा लगाया, और 20 लाख रुपए किसको बोला? 20 लाख रुपए बैंक को बोला फाइनेंस करने के लिए। क्या करने के लिए बोलो जल्दी से? फाइनेंस करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि ये हुआ कि 8 लाख रुपए नट्टू ने दिया इसको, और 20 लाख रुपए बैंक ने दिया किसको? शोरूम वाले को। मतलब शोरूम को पूरे 28 लाख रुपए आज मिल गए, ठीक है ना। अब नट्टू को क्या बोला जाता है? आप क्या करना, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, आपने ईएमआई का नाम सुना होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप देते रहना किसको? बैंक को। और जिस दिन आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट कर लोगे ना, ये ट्रक की ओनरशिप किसकी हो जाएंगी? ट्रक की ओनरशिप नट्टू की हो जाएंगी। तब तक ये जो ओनरशिप है ये किसके पास रहने वाली है? ये बैंक के पास रहने वाली है। मतलब किसी भी समय नट्टू ने अगर कुछ भी गचकू किया तो बैंक ट्रक को उठा के बेच देंगे और पैसा रिकवर कर लेंगे खुद के लोन का। क्या आप इसको समझे? क्या आप समझ पा रहे मैं जो कह रहा हूं? जैसे हम लोग जाते यार, हम लोग बजाज फाइनेंस, इतना नाम सुनते हैं हम लोग, बजाज फाइनेंस वाले नाक में दम करके रखे, इतने फोन, एक तो उनके पास इतने नंबर आते कहां से भाई मेरे को समझ नहीं आता। और हर बार मैंने तो कम से कम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 150 से 200 नंबर बजाज फाइनेंस के ब्लॉक किया हूं मैंने। और इतना परेशान, नाक में दम करके रखे यार ये बजाज, मतलब एक नंबर की फुट्टी कंपनी है। और सबसे वाहियात इनके जो कॉल सेंटर वाले लोग हैं, इतने एक तो घटिया तरीके से बात करते हैं। पहली बात तो अक्ल ही नहीं उनके पास बात करने की, और चलो बात कर भी रहे तो सबसे पहले पूछते सर आपको पैसों की जरूरत है क्या? अपन बोले नहीं। तो लोन चाहिए क्या? अबे गधे, जब पैसों की जरूरत ही नहीं है तो लोन कैसे चाहिए? मतलब ये मैं वो माला माल वीकली वाला सीन लगता है मेरे को। आपके बच्चे, अब वो पूछता है आपकी शादी हुई है क्या? बोलता है नहीं। तो आपके बच्चे क्या? ये झापड़। अरे भाई साहब, अरे यार कितनी कॉमन सेंस की बात है ये, है ना। पर क्या क्या करे, लेकिन आओ सर देखो क्या, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दो बेटा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसके बारे में? सुनो ना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, ये जो पर्सन है बेटा, नट्टू के बारे में हमने बात किया। किसके बारे में बात किया बोलो? नट्टू के बारे में बात किया। तो नट्टू के पास पैसे पूरे नहीं थे तो उसने 8 लाख खुद से दिया, 20 लाख रुपए बैंक ने दिया। अब ये इसको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स बैंक को देते रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, बैंक यहाँ पे 20 लाख रुपए नट्टू से नहीं लेंगी, बैंक थोड़ा ज्यादा पैसे लेंगे नट्टू से, 22 लाख रुपए, 23 लाख रुपए इंटरेस्ट का पैसा। इंटरेस्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आप लोगों ने पढ़ा है बेटा मैथ्स में, है ना। तो बैंक थोड़ा ज्यादा पैसा लेंगी और ये मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहना पड़ेगा नट्टू को। और जैसे ही वो लास्ट
लास्ट में, जैसे ही वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है, पूरी ओनरशिप किसकी हो जाती है? नट्टू की हो जाती है। सर इसमें बीच में किसी भी प्रकार से गचकू किया तो बैंक क्या कर सकती है? इस ट्रक को बेच सकती है। ये जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया, ये किसका सिनेरियो है? ये है बेटा जी, बोलो जल्दी से, हायर परचेस का सिनेरियो। किसका सिनेरियो है? बोलो, हायर परचेस का सिनेरियो है। किसका सिनेरियो है? बोलो, हायर परचेस का सिनेरियो है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? एकदम जोरदार तरीके से समझे क्या? एकदम मस्त। हाँ सर बोल दो फटाफट जल्दी से, हाँ सर समझ में आ गया करके। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, क्या मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे, बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ तो ये होता है यहाँ पे क्या सर? ये होता है अपना यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है यहाँ पे अपना समाप्त। आ जाइए, अब मैं आपको इसके बीच का डिफरेंस पढ़ा देता हूं। देखो सर, सेल के अंदर जो ओनरशिप है वो तुरंत ट्रांसफर होती है, लेकिन सर यहां पे तुरंत ट्रांसफर नहीं होती, यहां पे ट्रांसफर होती है कब? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। तो जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है बैंक का, जब मैं वो आखिरी इंस्टॉलमेंट बैंक का पे करूंगा तो वो जो इंस्टॉलमेंट है ट्रक का, वो इंस्टॉलमेंट आ जाता है क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है। दूसरा देखो, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर। सर यहाँ पे जो बायर है वो ओनर होगा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन और जो हायर है ना वो बेली की तरह है, जब तक वो आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं देता। मतलब क्या सर, अगर मैंने आखिरी इंस्टॉलमेंट तक पैसा नहीं दिया तो मुझे ट्रक को वापस करना पड़ेगा। अगर मैंने आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दिया तो ट्रक मेरा, यानी कि फिर मैं ओनर हो जाऊंगा। बट ओनर होने तक मैं एक बेली की तरह ट्रीट होता हूं। कैसा ट्रीट होता हूं? बोलो, बेली की तरह ट्रीट होता हूं। ठीक है सर। अब देखो, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है क्या? नहीं, उसको प्राइस को पे करना है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन समझना, हायरर टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, गुड्स को रिटर्न कर देगा वो ओनर को, और अब उसकी रिमेनिंग लाइबिलिटीज को पे करने की ड्यूटी नहीं होती है। क्या कहा मैंने? बोलो सर, हायरर के केस में ना मैं बोलूंगा बैंक वालों को, देखो यार मेरे पास तो अब पैसा नहीं है, एक काम करो आप ट्रक को लेके जाओ, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं बेचता, आप ट्रक को बेच दो। अब आप बोलोगे सर इसमें तो घाटा हो गया ना बेचारे बैंक का। ऐसे कैसे घाटा हुआ? याद करो, ट्रक 28 लाख का था, लोन तो मैंने 20 लाख का ही दिया ना। बैंक जो है बराबर 2-3 साल की मार्जिन लेके चलती है बेटा अपने साथ, कि अगर इसने पैसा नहीं दिया ना तो मैं ट्रक को सीधा बेच डालूंगा। अब 8 लाख से तो कम प्राइस होने नहीं वाली है 1-2 साल में, 2 साल के जनरली इंस्टॉलमेंट चलेंगे। और अब समझना ना, तो 1-1.5 साल में क्या 8 लाख से प्राइस गिरेंगी क्या ट्रक की? नहीं गिरेंगी। तो ऐसे केस में क्या बोला जा रहा है सर, यहां ऐसा बोल रखा है कि अगर हायरर जो है, मतलब कल चल के वो भी व्यक्ति टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी अगर इच्छा नहीं है ट्रक को ये करने की, तो इंस्टॉलमेंट पे मत करो, ट्रक यहाँ पे SBI बेच डालेगा या जो भी बैंक है वो बेच डालेगा। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर के ऊपर रिस्क होती है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं क्या बात को? सेलर के ऊपर रिस्क होती है यहाँ पे। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका पैसा डूब सकता है अगर वो पैसा नहीं मिला हो तो। क्यों? क्योंकि सुनो ना, देखो जो गुड्स है वो गुड्स की ओनरशिप बायर के पास जा चुकी है, तो सेलर के ऊपर हमेशा रिस्क होता है कि अगर मेरा पैसा, तो मैं वो गुड्स को वापस नहीं मांग पाऊंगा ना, क्योंकि ओनरशिप जा चुकी है बायर के पास, मैं नहीं वापस मांग सकता सेलर। ठीक है, लेकिन समझना यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे अगर जो व्यक्ति है, यहां पे मान लो कोई भी व्यक्ति जिसने हायर परचेस किया है, हायरर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो मुझे बताइए, वैसे भी ट्रक की ओनरशिप तो बैंक के पास है ना, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं आता, तो वो क्या कर लेगा? ट्रक को उठा लेगा। मतलब इसमें बैंक का कोई घाटा नहीं, इसमें हायरर का घाटा बैंक का कुछ नहीं जाता। समझे क्या? अगर हायर परचेस हो जाता, मतलब मेरा ये क्या कहना है कि ओनर की यहां पे कोई रिस्क नहीं होती है। सर अगर हायरर फेल हो जाता है इंस्टॉलमेंट को पे करने से, कोई बात नहीं, मैं अपने ट्रक को उठा के लेके आ जाऊंगा। क्या कर लूंगा? बोलो, मैं अपने ट्रक को उठा के लेके आ जाऊंगा। सर आज अगर
ट्रक ठोक दिया, इसीलिए तो इंश्योरेंस निकाला जाता है बेटा, है ना, इंश्योरेंस इसीलिए निकाला। और ये लोग जब कंपनी जब भी ये सब करती है ना, जब हायरर पे देना है या कुछ भी ईएमआई फैसिलिटी देना है, तो पहली 3 से 4 साल का इंश्योरेंस निकलवा के रख लेती है, और वो भी कौन सा, फुल क्लेम वाला निकाल के रखती है, ठीक है ना, जिसमें ऑब्वियस सी बात है सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, बट वो सेफ होता है क्योंकि वो सब ये सब बातों को जानते हैं। बेटा अपन है ना फाउंडेशन पे, अपने से बहुत बुद्धिमान लोग ये पॉलिसीज को, लॉस को बनाते हैं, तो इन सारे चीजों को बराबर से प्रॉपरली कवर करते हैं वो लोग, है ना। चलिए सर आओ यहां पे ध्यान दो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल में क्या हो, मुझे बताइए कहां पे टाइटल ट्रांसफर होता है। सर यहां पे बायर के पास टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। सर क्या हायरर गुड्स को बेच सकता है क्या किसी और व्यक्ति को? नहीं। क्या बायर गुड्स को बेच सकता है किसी और व्यक्ति को? हाँ सर। हायरर के केस में मैं, जिसने हायरर पे बैंक से ले रखा हूं ऑलरेडी, मैं किसी और व्यक्ति को बेच नहीं सकता जब तक वो ओनरशिप मेरे पास नहीं होती। समझे क्या आप बात को, है ना। यस सर। मतलब बायर इन अ सेल रीसेल कर सकता है और हायरर रीसेल कर सकता है क्या? नहीं, जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्या कहा मैंने, बोलो, जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता ना, तब तक बेटा ध्यान रखना मैं गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता। हाँ मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो अब ट्रक मेरा हो गया, अब मैं ट्रक को कुछ भी करूं, ये क्या है बेटा, ये मेरा चॉइस है यार, ठीक है ना। यस। बताओ अभी भी आपको बोनाफाइड का मतलब नहीं समझा, इतना एक्ट पढ़ डाले। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन। क्या होता है बोलो? जेन्युइन, है ना। आइए, इतने एक्ट पढ़ लिए बेटा अपन ने अभी तक, कितने बार आज तक बोनाफाइड आ गया, गुड फेथ, जेन्युइन, ये कितने बार शब्द आ गए। आओ चलेगा, बोलो बोलो बोलो। यस, फटाफट देख लो यहां पे, जल्दी से देख लो यहां पे। नहीं मोहित, यहां पे हायर परचेज के केस में स्पेशल प्रॉपर्टी अपने पास होती है, जनरल प्रॉपर्टी तो बैंक के पास होती है हायर परचेज में। समझे क्या? मतलब एक्चुअल जब लास्ट इंस्टॉलमेंट तक, मैं ऐसा कह रहा हूं, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक जो जनरल प्रॉपर्टी वो बैंक के पास होती है ना, और स्पेशल प्रॉपर्टी अपने पास होती है। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी आपको समझना है। देखो सुनो, एक है सेलर, सेलर ने गुड्स दे दिया किसको बेटा? बायर को दे दिया। बायर को क्या कर दिया बेटा? बायर को सेल कर दिया, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान देना, अब मान लो अगर ये जो बायर है ये इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटी ग्रेटर देन असेट प्लस अनेबल टू पे ड्यूज है, बराबर है। तो मुझे बताइए इसके कारण जो लॉस होने वाला है, ये लॉस को कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करने वाला है। समझे क्या आप बात को? कौन बेयर करेगा बोलो? सेलर बेयर करेगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर बायर डूब गया, तो अगर मान लो ऐसा होता है कि माना जाता है कि 70% ऑफ लाइबिलिटीज ही पे होंगे, मतलब अगर ये गुड्स मैंने 1 लाख रुपए के बेचे थे ना, तो मुझे 70,000 ही मिलने वाले हैं, मतलब कि 30,000 का बायर का नुकसान होने वाला है। क्या होने वाला है? बायर का नुकसान होने वाला है, ये बायर की किस्मत। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, अगर हायरर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? हायरर, तो जिस व्यक्ति ने हायर परचेज दिया है, यानी कि जो बैंक है, वो क्या बोलेंगे? एक काम करती हूं, इस ट्रक को अपने पास लेके आती हूं, क्योंकि इसकी ओनरशिप किसके पास है? बैंक के पास है। तो जब बैंक के पास ओनरशिप है, तो मैं क्या करूंगा? ट्रक को वापस बुला लूंगा। बोलो ना, मैं क्या करूंगा? ट्रक को वापस बुला लूंगा। समझ रहे क्या आप बात को? अरे बोलो ना बेटा, क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? है ना। यस, मतलब बैंक यहाँ पे नुकसान उठाता है क्या? किसी भी प्रकार का नुकसान बैंक यहाँ पे नहीं उठाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हायर परचेज के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बोलो? हायर परचेज के अंतर्गत। समझे क्या? सारे लोग फटाफट बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? है ना। यस, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ना इसके पहले का जो टॉपिक है बेटा, ये मेरे से रिकॉर्ड करना छूट गया था, तो जो मेरा प्रीवियस बैच वाला रहेगा, मैं प्रीवियस बैच में से ये वाला रिकॉर्ड को कट कर दूंगा और उसको इसी वीडियो में पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद अब तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, तो आज मैं भूल गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, तो अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो सेल एंड बेलमेंट आप मेरे साथ अभी पढ़ लो। अब ये रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रेलिवेंट है, जो लाइव बच्चे उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अभी पढ़ लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए चलो आ जाओ।
दोस्तों अब मैं बात करूंगा किसके बारे में बेटा, सेल एंड बेलमेंट के बारे में बात करूंगा। सेल एंड बेलमेंट का क्या डिफरेंस है उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं अपन लोग, चलिए जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आओ देखो, सेल एंड बेलमेंट का क्या होता है, मतलब व्हाट इज मेंट बाय सेल एंड बेलमेंट। अब सबसे पहली बात तो बेलमेंट का मतलब याद करो, अपन ने क्या पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सर बेलमेंट का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को आप गुड्स देते हो बेटा फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, तो उसे बोला जाता है बेलमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे घर की इस्त्री खराब होगी, तो मैं बाजू वाले की घर की इस्त्री लाता हूं, यूज करता हूं और उसको वापस देता हूं इस्त्री, मतलब आयन। तो इस सिचुएशन के अंदर इसे बेलमेंट कहते हैं। मान लो मेरी गाड़ी पंचर हो गई बेटा, मैं पंचर वाले को देता हूं और उसको 50 रुपए दूंगा पंचर को रिपेयर करने के लिए और बाद में गाड़ी ले लूंगा उससे, ये भी हुआ बेलमेंट, समझ रहे। जहां पे आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है, समझना। सेल के केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, पर बेलमेंट में ओनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, केवल और केवल ट्रांसफर होता है तो क्या, पोजेशन। क्या कहा मैंने, बोलो, केवल और केवल ट्रांसफर होता है तो क्या, पोजेशन ट्रांसफर होता है क्या, हाँ सर पोजेशन ट्रांसफर होता है। सेल में प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सेल में क्या रिटर्न ऑफ गुड्स होगा, क्या क्या मुझे वापस गुड्स मिलेंगे क्या सेल में, नहीं सर, एक सेलर को वापस गुड्स नहीं मिलेंगे। पर बेलमेंट में क्या मुझे गुड्स को वापस मिलेंगे क्या, पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद, हाँ सर, जब आपका पर्पस फिनिश हो जाएगा, पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, तो आपको वापस आपके गुड्स मिल जाएंगे। क्या कहा मैंने, बोलो, आपको वापस आपके गुड्स मिल जाएंगे। गॉट इट एवरीवन। क्या आपको ये बात समझ में आई, इतना मुझे बता दीजिए फटाफट, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, है ना। यस, तो देखो पहले केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, यहाँ पे पोजेशन। सर यहाँ पे गुड्स रिटर्न होते हैं, यहाँ पे गुड्स रिटर्न नहीं हो सकते। कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन यहाँ पे केवल और केवल पैसा, केवल और केवल मॉनिटरी कंसिडरेशन होता है। और यहाँ पे जो कंसिडरेशन है ना, ये ग्रेटिट्यूस या नॉन ग्रेटिट्यूस, मतलब पैसे वाला भी हो सकता है या नॉन पैसे वाला भी हो सकता है, समझे आप बात को। ग्रेटिट्यूस मतलब वॉलेंटरीली, खुद से, चैरिटी जैसा, और दूसरा नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब पैसों के लिए करना। ये दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। गॉट इट एवरीवन। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग बता देंगे क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, फटाफट बोलो जल्दी से, है ना। यस, अब ये पहले ओल्ड कोर्स के अंदर क्या था, एग्जाम्पल देना पड़ता था बेटा मेरे को, अब इसको काट दो आप। क्यों काट दे सर हम लोग, अभी एग्जाम्पल नहीं, क्या नहीं, क्योंकि आप अभी बेलमेंट पहले से पढ़ के आते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पहले है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट नहीं होता था, और अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, अभी तो पूरा चैप्टर है बेटा उसके ऊपर, है ना। तो अपने को एक आइडिया होता है, तो इसलिए उसको समझना बड़ा ही आसान हो जाता है, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। तो आपको क्या सर, हमको करना क्या है अभी, आपको इसको कट कर देना और कुछ नहीं करना है, इसको काट देना, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, बोलो, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का मतलब क्या होता है। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का मतलब क्या होता है, आओ मैं उसके बारे में समझाता हूं आपको, ध्यान दो, सुनो। जैसे देखो मान लो ये मैं हूं बेटा, आईजी सर, ये मैं हूं, ठीक है ना, आईजी सर, गॉट इट। देखो मेरे पास क्या पड़ा था, मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड पड़ा था। 10 ग्राम गोल्ड का मतलब होता है 1 तोला सोना। क्या होता है, बोलो, 1 तोला सोना, ठीक है, ओके। मैंने इस 1 तोले सोने को दिया ज्वेलर्स को। किसको दिया, बोलो, ज्वेलरी वाले को दिया। और वो जो ज्वेलरी वाला बंदा है, ज्वेलरी वाला मतलब जिसे गोल्ड स्मिथ बोला जाता है, जो गोल्ड से ज्वेलरी बनाता है, कारीगर, उसे गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। अब इसने क्या किया, इसने इससे ज्वेलरी बनवाया। क्या किया, बोलो, वो 10 ग्राम से उसने क्या बनाया, उसने ज्वेलरी बनाया। क्या बनाया, बोलो, ज्वेलरी बनाया। ओ, अब ये जो ज्वेलरी, जैसे आप देख सकते हो, उसने ज्वेलरी बना के मुझे दिया। तो आप जरा मुझे एक बात बताना, ये जो गोल्ड स्मिथ है ये मुझसे पैसा चार्ज करेगा बेटा, तो ये पैसा मुझसे किसका चार्ज करेगा, गोल्ड का पैसा चार्ज करेगा, लेबर का पैसा चार्ज करेगा, या गोल्ड प्लस लेबर दोनों का पैसा चार्ज करेगा। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने जब उसको माल दिया
उसने उस माल से कुछ बनाया तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ लेबर का ही पैसा चार्ज करेगा ना। अगर वो मुझसे गोल्ड का पैसा ले, मैं उसे दूंगा क्या? मैं कहा भाई मैं ही तुझे गोल्ड दे रहा हूं और तू मुझे उसका ही पैसा चार्ज कर रहा है, ये क्या बात होगी? और गोल्ड प्लस लेबर का भी पैसा नहीं ले सकता, वो गोल्ड का तो ले ही नहीं सकता, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा ले सकता है? लेबर का। अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। क्या होता है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। जब मैं घर बनाता हूं बेटा, तो मैं घर बनाते वक्त भी कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का ही काम देता हूं कि मैं तुम्हें माल सप्लाई करूंगा, ईंटें, रेती, गिट्टी, बजरी, सीमेंट सब कुछ मैं दूंगा, तुम उससे मुझे घर बना के दो, मैं तुमको लेबर पेमेंट का पैसा दूंगा। समझे क्या बात को? इसे से कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर कहते हैं। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, यहाँ पे कुछ गुड्स को सोल्ड किया जाता है एक प्राइस के लिए, फ्यूचर पे या अभी। बट जहां पे कोई गुड सोल्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कोई लेबर वर्क होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर आता है। क्या? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। जैसे यहाँ पे देखो कोई गुड सोल्ड नहीं हुआ, सिर्फ लेबर की सर्विसेज दी गई है ना, कारीगर सर्विसेज दी गई लेबर की, तो उस सिचुएशन के अंदर सर उसका यहाँ पे आता है। गॉट इट एवरीवन? बोलो 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 जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या क्विकली बताएंगे, जल्दी के जल्दी बताएंगे मुझे, फटाफट फटाफट। गॉट इट? डन 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 बोल दो बेटा सारे लोग। तो मैं आगे बढ़ू सेक्शन नंबर 5 के ऊपर, फटाफट गो थ्रू करो इसको, जल्दी से गो थ्रू करो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आ जाओ। सर डॉक्टर को फीस दिया, ये लेबर हुआ? ऑब्वियस लेबर ही हुआ वो। एक्चुअली लेबर वो प्रोफेशनल सर्विस होती है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि लेबर पेमेंट है करके। डॉक्टर आपको कुछ देने थोड़ी वाला है ऐसा। डॉक्टर अगर आपको मान लो कुछ, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको रॉड वॉड वो सब दाल दूल के दे रहा है बेटा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर एंड गुड्स, ऐसा दोनों हुआ, मिक्स वाला ऐसा। ठीक है, चलो लेट्स गो नेक्स्ट। अब देखो क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाता है। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है बेटा? सर आप ऑफर देते हो, सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को, ठीक है, ओके। अब ये ऑफर का एक प्राइस होता है और इस ऑफर से रिलेटेड डिलीवरी की जाती है गुड्स की। अब डिलीवर हो सकता है, हो डिलीवर ना हो, प्राइस हो सकता है पे हो, या हो सकता है प्राइस तुरंत में पे ना हो बेटा। तो इससे क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। मतलब सर ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली बात हो गई। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही होगा ना बेटा। कॉन्ट्रैक्ट का तो वही मतलब है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। समझे? तो उसमें क्या क्या आता था? ऑफर और एक्सेप्टेंस आते थे, बस वही बात है यहाँ पे भी आपको देखने मिलेंगी। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाय द गुड्स और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स या इमीडिएट पेमेंट, या और बोथ, और डिलीवरी और पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, और डिलीवरी और पेमेंट बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। मतलब आप यहाँ पे पेमेंट और डिलीवरी में अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। अब देखो सबसेक्शन 2 ऑफ 5 क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय पार्टली इन राइटिंग पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ। मतलब कुछ नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, या वो रिटर्न भी हो सकता है, या वो तीसरा कॉम्बो भी हो सकता है। कॉम्बो का मतलब होता है कुछ रिटर्न कुछ ओरल। क्या कहा मैंने? बोलो, कुछ रिटर्न कुछ ओरल, कॉम्बो भी हो सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? बड़ा इजी इजी टॉपिक है सर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो इसका एनालिसिस इन्होंने करके दिया है, कुछ नहीं, जो अपन ने ऊपर पढ़ा उसको आसान शब्दों में बताएंगे। देखो जैसे पहला बोलेंगे सर कि इसके अंदर ऑफर होगा कि एक प्राइस के लिए गुड्स को बेचेंगे और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा। फिर हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी हो, फिर हो सकता है इमीडिएट पेमेंट हो बट डिलीवरी कोई फ्यूचर डेट में हो, फिर हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी हो इमीडिएट पेमेंट हो, फिर हो सकता है डिलीवरी या पेमेंट दोनों इंस्टॉलमेंट में हो,
ये ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी या पेमेंट को फ्यूचर डेट पे हो, मतलब डिलीवरी और पेमेंट में अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाए हैं, इमीडिएट का, पार्ट का और इंस्टॉलमेंट का, और उसको यहाँ पे बता दिया। क्या कर दिया बोलो, उसको यहाँ पे बता दिया। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या फटाफट बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे मेरे को। गॉट इट? क्विकली क्विकली क्विकली, है ना? यस। चलो अब देखो, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके साथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले टॉपिक से, ऐसी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है? चलो देखो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोल रहा हूं मैं? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बोलो? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बोलो? पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताइए, सोगा के अंदर क्या लगता है आपको? सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, पर्पस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का? तो सोगा के अंदर जो पर्पस है वो हमेशा गुड्स रहने वाला है, क्योंकि नाम ही है एक्ट का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो हमेशा बायर और सेलर का जो पर्पस है, जो आने वाले सोगा के अंदर, उसमें एवरी टाइम इट विल बी गुड्स। मतलब सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो मेन चीज जिसके लिए मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे इन सोगा, वो हमेशा गुड्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो? सोगा के अंदर वो हमेशा गुड्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो? सोगा के अंदर गुड्स रहने वाला है। समझे क्या बात को? अरे यार, क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं? क्या मैं जो कह रहा हूं बेटा, फटाफट जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर, एकदम इजी इजी, है ना? बोलो 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 बेटा, क्या? अरे कम ऑन यार। यस, अब देखो क्या, अब सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर हो सकता है बेटा, क्या हो? एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड्स हो सकता है, या इसके अलावा एक जो चीजें इन्होंने ऊपर नहीं लिखा पर इंप्लाइड होंगी, और वो है कौन सा? कंटिंजेंट गुड्स। मतलब गुड्स में से याद है गुड्स के टाइप्स पढ़ा था, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है आपका। देखो, द गुड्स, क्या बोला यहाँ पे? देखो, द गुड्स विच में फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं जो ओन्ड एंड पजेस्ड है बेटा, या कोई फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। या तीसरा देखो, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट दे मे बी for the sale of goods the acquisition of which the seller depends upon contingency which may or may not happen। इसका मतलब है कि contingent goods। क्या कहा बोलो? कंटिंजेंट गुड्स। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर सर कुछ भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर या कंटिंजेंट गुड्स में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो तीसरा, where the contract of sale seller purports supposed to the effect the present sale of future goods। तो वो हमेशा ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेट होगा? एग्रीमेंट टू सेल। ये तो अपन ने पढ़ा भी है बेटा, कि हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूचर गुड्स है या कंटीजेंट गुड्स है, तो इन दोनों केसेस के अंदर, क्या कहा मैंने बोलो? इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों केसेस के अंदर एक बात का ध्यान रखना, इट विल ऑलवेज बी एग्रीमेंट टू सेल। क्या ये कभी सेल होने वाला है क्या? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, ये सेल कभी नहीं होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे। गॉट इट? बोलो 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 बेटा जी, गॉट इट? सभी लोग जल्दी से बताओ मेरे को। यस 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 यस, बोलो बोलो बोलो। चलो अगला, अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ए कैटेगरी ध्यान रखना, ठीक है ना? ए कैटेगरी देखिए क्या, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला यहाँ पे? बोलो, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ध्यान दो, एग्जाम्पल सुनना, पहले पहले एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा, फिर उसके बाद अपन इसको रीड कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं रहने वाली है वो, ठीक है? देखो, सुनो, देखो, मैं बात कर रहा हूं टोमेटो के बारे में। वाह, टमाटर बड़े मजेदार, है ना? टोमेटोस के बारे में दोस्तों, मेरे पास है टोमेटोस। क्या है बोलो? मेरे पास देखो, टोकरी में टोमेटोस नजर आ रहे हैं क्या आपको? देखो, बोलो जल्दी से, क्या आपको ये टोमेटो नजर आ रहे हैं क्या? हाँ बोलो, हाँ सर टोमेटो तो नजर आ रहे हैं करके। अब क्या होता है, मैं हूं सेलर, यानी कि आईजी सर है सेलर बेटा।
मैं ये जो टमाटर है बेटा, ये किसको बेच रहा हूं बेटा? पीपी सर को बेच रहा हूं, ठीक है ना। मैंने पीपी सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? कि मैं पीपी सर को टमाटर बेचूंगा और पीपी सर इसके बदले में मुझे 1 लाख रुपए देंगे। कितना पैसा देंगे बोलो? 1 लाख रुपए देंगे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं था। क्या नहीं पता था? कि ये टमाटर जो है ना बेटा, ये सड़ चुके हैं। क्या हो चुके हैं बोलो? ये टमाटर सड़ चुके हैं। सड़ने का मतलब होता है कि टमाटर पेरिश हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बोलो? पेरिश। तो कॉन्ट्रैक्ट जो बना ना, सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट जो बना ना, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही टमाटर क्या हो गए थे? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही टमाटर पेरिश हो गए थे। क्या हो गए थे? पेरिश हो गए थे। पेरिश का मतलब होता है खराब हो गए थे। तो जरा मुझे एक बात बताना, मेरे और पीपी सर का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया? जब सब्जेक्ट मैटर ही हमारा डिस्ट्रॉय या खराब हो चुका है, तो मैं कहूंगा ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो कहा जाता है। मतलब ये एग्रीमेंट क्या एनफोर्सेबल होगा? क्या नहीं? क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? क्या नहीं सर, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। गॉट इट एवरीवन? क्या सारे लोग ये बात को समझे? क्या सभी लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप लोग इस बात को समझे? क्या हाँ सर, एकदम लॉजिकल है बेटा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही वो गुड्स खराब हो चुके हैं, तो मान लो अनजाने में जो दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वॉइड माना जाता है। ठीक है, देखो, where there is a contract for sale of specific goods, the contract is void if goods without the knowledge of seller have at the time when the contract was made अगर पेरिश हो चुके थे या डैमेज हो चुके थे या अवेलेबल नहीं है एज पर डिस्क्रिप्शन। मतलब जो अपन ने बोला था कि लाल लाल अच्छे अच्छे टमाटर है, वो बेटा एज पर डिस्क्रिप्शन अब नहीं है, क्योंकि अब टमाटर खराब खराब काले काले हो गए। तो इस सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? वॉइड हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? क्या सारे लोगों को बात समझ में आ गई? क्या यस? अगला देखिए, एग्जाम्पल पढ़ो बेटा, एग्जाम्पल पढ़ो आप लोग, फिर मैं अगला पढ़ाता हूँ, सेक्शन नंबर 8 पढ़ाता हूँ फिर मैं आपको। एग्जाम्पल कवर करो जल्दी से। डन? चले आगे। चले क्या? चलो आओ, ध्यान दो। डन हो गया है सबका? बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब देखो, अब मैं बात करूंगा गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। क्या कहा मैंने बोलो? गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। सुनो, देखो देखो, अच्छे से ध्यान देना, मैं बहुत प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखिए बेटा, यहां पे कौन है? आईजी सर। यहां पे कौन है? पीपी सर। मैंने पीपी सर से कहा, क्या कहा? मैंने पीपी सर से कहा कि ये मेरा फार्म है,
इस फार्म के अंदर टमाटर उग रहे हैं। क्या हो रहा है बोलो? इस फार्म के अंदर टमाटर उग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें ये टमाटर बेचूंगा। ठीक है ना, ये मैंने आज वादा किया कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी चल रहा है जैन, एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें फेब एंड में क्या करूंगा पीपी सर, मैं आपको फेब एंड में टमाटर सेल करूंगा। क्या करूंगा? टमाटर सेल करूंगा, सेल करूंगा, और फिर आप उसके बदले में मुझे पैसे देना। मतलब मैं कब, जब फ्यूचर में मैं प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहा हूं तो उसे क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट टू सेल। तो मैं बोल सकता हूं मैंने अभी क्या किया, एग्रीमेंट टू सेल किया, और फेब एंड में क्या होने वाला है, तो फेब एंड में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में सेल होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो? एक्चुअल में सेल होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो? एक्चुअल में सेल होने वाला है। समझे क्या आप बात को? हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है, अभी तो बढ़िया बढ़िया सब कुछ है ना। फेब, एक्चुअल फेब में सेल होने वाला है, ओके। पर इसी बीच में क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा ठंडी आ जाती है, और ठंडी आने के कारण सारे टमाटर सड़ जाते हैं। ये कब हुआ? ये इसके बीच वाले समय में हुआ, मिड में हुआ। मान लो फेब स्टार्ट में ऐसा हो गया, तो मुझे जरा एक बात बताओ, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसके बाद गुड्स डैमेज हो गए बिफोर सेल, तो मैं कहूंगा ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है बोलो? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। समझे क्या? देखो, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश या बिकम डैमेज, क्यों कि वो एज लॉन्गर नॉट अवेलेबल एज पर डिस्क्रिप्शन, तो मैं कहूंगा कि यहां पे एग्रीमेंट अवॉइड किया जा सकता है। किसके द्वारा? बायर के द्वारा। किसके द्वारा बोलो? बायर के द्वारा। मतलब कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? वॉइड हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? जल्दी जल्दी बोलो। इजी इजी, सभी लोग बताएंगे एकदम इजी इजी, बोलिए फटाफट 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 फटाफट। यस, चलो। अब अब दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के बारे में बात करूंगा, और फिर एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर के। ठीक है ना, दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, लेट्स गो। चालू करें बेटा, सभी लोग बताएंगे क्या चालू करें? क्या यूनिट 1 को फिनिश कर दिया जाए फिर अपना, है ना? यस, चलिए आओ दोस्तों। अच्छा एक बार इसको इसको मैं थोड़ा सा समरी आपको यहां लिखवा देता हूं। आप ऐसा लिख लो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट से पहले गुड्स पेरिश तो ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। फिर देखो, एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और इसके बीच में अगर पेरिश हो जाए तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, गुड, परफेक्ट है, बोलो। ये सेक्शन 6 है और ये सेक्शन 7 है। चलो, हो गया? वही बहुत जगह है अपने बुक में बेटा, वही के वही लिख के रखने का। ठीक है, चलिए सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सारे लोग ध्यान दीजिएगा। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन नंबर 9 एंड 10 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? सेक्शन नंबर 9 एंड 10 के बारे में चर्चा करेंगे। 9 एंड 10 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आओ, अब ध्यान दीजिए मित्रों। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ कि सर यहाँ पे एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि प्राइस मतलब मॉनेटरी कंसीडरेशन जो गुड्स के सेल के लिए होती है बेटा, बराबर। तो आप प्राइस मतलब प्राइस को फिक्स कैसे करेंगे, या प्राइस क्या होंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। तो हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स हो, जैसे मैं पीपी सर को बोल रहा हूं मैं टमाटर बेचूंगा बदले में 1 लाख रुपए, तो हमने पहले से फिक्स करके रखा है। या मान लो ये टू बी एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा कि मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अपन लोग क्या करेंगे, किसी वैल्यूअर को बुला लेंगे, वैल्यूअर को मतलब किसी अड़तीय को बुला लेंगे, फैक्टर को बुला लेंगे, जो आके चेक करेंगे और बोलेंगे टमाटर की क्वालिटी के हिसाब से कितना पैसा बनना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। या तीसरा, डिटरमाइन बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज, या आज तक जो अपना कोर्स ऑफ डीलिंग हुआ है, मतलब जो पास्ट अभी तक ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होती है, उसके बेसिस के ऊपर भी प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो क्या कहा मैंने, बोलो। 3 ऐसे तरीके, तीनों में से कोई भी एक तरीका हो सकता है प्राइस को देखने का। पहला, आपने ही खुद ने पार्टीज ने डिसाइड कर लिया, या आपने मैनर फिक्स कर लिया कि किस तरीके से डिसाइड हो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया भैया मैं 25 रुपए किलो बेचूंगा, अब अगर 100 किलो हो गए तो 2500 मिलेंगे, मान लो 1000 किलो हो गए तो 25,000 मिलेंगे, मान लो 1 लाख किलो हो गए तो 25 लाख मिलेंगे मुझे। आप समझ रहे हैं बात को। तो मैंने 25 रुपए डिसाइड कर लिया किलो का। पहला ऊपर था लमसम, मान लो लाख रुपए दूंगा करके, ऐसा, ठीक है। और तीसरा, हमारे और आपके पास ट्रांजैक्शंस कैसे रहे। मैंने अपना और आपका और मेरा पास ट्रांजैक्शन ऐसा है कि जिस दिन मैं आपको गाड़ी भिजवाता हूं बेटा टमाटर से भरी हुई, उस दिन मार्केट में जो भी प्राइस होता है होलसेल मार्केट में, वो आप मुझे पे करते हो। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये सिचुएशन में इसे बोला जाता है कोर्स ऑफ डीलिंग्स। क्या बोला जाता है, बोलो, कोर्स ऑफ डीलिंग्स। समझे क्या सारे लोग, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना। यस, ओके दोस्तों, नेक्स्ट वाला पॉइंट। अब बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो। अच्छा सर ये वाला पॉइंट है, फिर ये वाला कवर नहीं किया बेटा। मैंने कहा ना आपको, एनालिसिस पोर्शन मतलब ये ऊपर वाली चीज है, आप एक बार पढ़ लो इसको, सेम आपको नजर आ जाएंगे। इसको काट देना फिर, ठीक है, इसको काट देना, ये वाला पढ़ना, ये इजी पोर्शन है। जनरली एनालिसिस का मतलब ही होता है इजी पोर्शन, बट कई कभी कभार ऐसा होता है कि लॉ इजी है भाई साहब, इनका एनालिसिस ज्यादा डिफिकल्ट है पढ़ना, है ना, ऐसा होता है। एक बार प्लीज गो थ्रू करो, फिर मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन वाला पॉइंट। दिखा, सेम दिखा, काटो फिर। चल, हो गया, आगे बढ़ू मैं। चलिए, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सारे लोग ध्यान देना। देखो क्या, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। क्या कहा मैंने, बोलो, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। देखिए, जब दो पार्टीज दो पार्टीज, एक है सेलर, एक है बायर, तो जब दो पार्टीज ने आपस में एग्री किया है कि ये एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देंगे, और ये जो पर्सन है ये इसके लिए क्या देगा बेटा, पैसा देगा, ठीक है ना।
सवाल बनता है कितना पैसा देगा। इसका जो वैल्यूएशन है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, इसका जो वैल्यूएशन है ये करने के लिए कोई थर्ड पार्टी आने वाली है। क्या आने वाली है, बोलो, थर्ड पार्टी आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार बेचना चाहता हूं एमवी सर को, मैंने और एमवी सर ने डिसाइड किया कि हम तेजस सर को बुलाएंगे, तेजस सर जो प्राइस को फाइनलाइज करेंगे कार की, उस प्राइस को मैं, उस प्राइस पे मैं एमवी सर को कार बेच दूंगा। समझे क्या? थर्ड पार्टी हुए तेजस सर, बायर हुए एमवी सर, सेलर हुए आईजी सर। गॉट इट एवरीवन? एकदम क्लियर इतना? यस। अब इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ अलग अलग प्रोविजन है। देखो, पहला, where agreement to sell of the goods on the terms that price is to be fixed at the valuation of third party. Oh, and such third party cannot या does not make valuation, तो एग्रीमेंट को आप अवॉइड कर सकते हो। मान लो तेजस सर ने बेटा वैल्यूएशन ही नहीं किया, कार अभी भी मेरे पास है, तो हम लोग कहेंगे मेरा और एमवी सर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। क्या हो गया, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। बट देखो, इफ द गुड्स और एनी पार्ट हैज बीन डिलीवर्ड टू या अप्रोप्रिएट टू बायर, क्या हुआ समझो ना, मैंने बेटा एमवी सर को कार दे चुका था, मैं बोला यार एमवी सर घर की बात है, आप अभी कार लेके जाओ, बाद में तेजस सर कभी भी आके वैल्यूएशन कर देंगे। पर अब तेजस सर वैल्यूएशन नहीं करे, पर मैं कार तो दे चुका एमवी सर को, तो एमवी सर क्या बोलेंगे, क्या मैं फुकट में कार रख लेता? नहीं, एमवी सर को मुझे रीजनेबल प्राइस पे करना होगा। रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है, ऐसी कार का मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है अभी, वो वैल्यूएशन एमवी सर को मुझे पे करना होगा। क्या काम लो, वो वैल्यूएशन एमवी सर को मुझे पे करना होगा। इसे बोला जाता है रीजनेबल प्राइस। क्या बोला जाता है, बोलो, रीजनेबल प्राइस इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपके साथ कि सर वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर वैल्यूएशन हुआ ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। मान लो सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने कार को डिलीवर कर दिया गुड्स को, तो यहां पे क्या पे करना पड़ेगा, रीजनेबल, रीजनेबल प्राइस। क्या पे करना पड़ेगा, बोलो, रीजनेबल प्राइस आपको पे करना पड़ेगा ना। हाँ सर, रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। ओके, अगला, फिर वेयर थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन। मैं आपको एक बात बताऊं, एमबी सर बेटा तेजस सर को रोक रहे वैल्यूएशन करने से। एमबी सर आए, तेजस सर को बेटा घर में लॉक कर दिए, उनको ऐसा धक्का मारा बाथरूम में और बाहर से गड़ी लगा दी है बेटा, मतलब उनको रोक रहे हैं वैल्यूएशन करने से। समझ रहे आप बात को, है ना? तो इस सिचुएशन के अंदर क्या बोला, जो पार्टी नॉट इन फॉल्ट है, मतलब आईजी सर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं किससे, एमबी सर से। मतलब देखो, अगर आपने प्रिवेंट किया वैल्यूएशन से, किससे, वैल्यूएशन से, तो तो पार्टी नॉट इन फॉल्ट, नॉट इन फॉल्ट क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। किससे, पार्टी इन फॉल्ट से। किससे, पार्टी इन फॉल्ट से। समझे क्या बात को? ये होता है आपका पूरा पूरा वैल्यूएशन का टॉपिक, सेक्शन नंबर 10। फटाफट गो थ्रू करो। ये गो थ्रू करने के बाद ये एनालिसिस को पढ़ो, आपको सेम चीजें नजर आ जाएंगी, काट देना उसको और एग्जाम्पल को भी पढ़ लेना, एग्जाम्पल को भी पढ़ लेना फटाफट। चलो जल्दी जल्दी, होने के बाद डन लिखिए बेटा, फटाफट रीड करेंगे, होने के बाद डन लिखेंगे। हदीच हो गई है तो चलो आओ। चलो फटाफट।
चलो डन 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 डन, सारे लोग बोलेंगे फटाफट फिनिश हो गया क्या? यस सर। चलिए तो दोस्तों ये होता है अपना आज का पहला सेशन समाप्त। यहाँ पे ये सेशन अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 हो जाता है पूरे समाप्त, पूरा पूरा फिनिश। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है वो आप मतलब आपका रहने वाला है। इसके बाद यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो अपन देखेंगे एंड देन फिर उसके बाद यूनिट 2 को अपन लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 को फिनिश ऑफ करने वाले हैं, समझे? मतलब यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले, ऐसा मैं कहूंगा। ठीक है, ओके।